जन्म से ही मेरी आत्मा पर 12 मुखौटों की छाप अंकित थी। जैसे ही मैं उनमें से कोई एक मुखौटा पहनता, किसी देवता को अपने शरीर में अवतरित कर सकता था। उन्मादी! संसार के सभी वीरों में, चाहे साहित्य हो या युद्ध कला, सबका नाम है। मुझे अफसोस है कि मेरी ये किंगलोंग यान्युए डाओ आज तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति का सिर काटने में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जो चीज़ हजारों सालों में एक बार भी दिखाई नहीं दी थी, उसी अस्तित्व का लोगों ने मजाक उड़ाया और उसे एक बेकार मुखौटा कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं संयोग से इस दुष्ट आत्माओं से भरी दुनिया में आ पहुंचा था और मुझे डीमन एक्सटर्मिनेशन सिस्टम भी मिला था, लेकिन वो लंबे समय तक सक्रिय ही नहीं हुआ। इस समय क्लब गतिविधि केंद्र में सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम था, ड्रामा क्लब के अध्यक्ष ने जानबूझकर मुझे परेशान किया। नए छात्रों के स्वागत समारोह में मुझे मंच पर प्रदर्शन करने की बजाय क्लब गतिविधि केंद्र में पीछे का काम सौंप दिया गया। इससे मैं बेहद नाराज था। उन बड़े भाइयों को देखकर जो सिर्फ कंधे से टक्कर मारना जानते थे, उससे तो मंच पर जाकर तलवारबाजी का एक शानदार प्रदर्शन करना कहीं बेहतर था। मैं प्रॉप्स के ढेर में से लगभग 2 मीटर लंबी एक मुड़ी हुई बड़ी तलवार निकाल लाया और उसे तेजी से कई बार घुमाया। भले ही वो सिर्फ एक प्रॉप थी, लेकिन उसका वजन 10 किलो से भी ज्यादा था। इन सालों में मैंने खिन परिवार की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी थी। अगर बचपन में पोषण की कमी न होती तो शायद मैं एक खिलाड़ी भी बन सकता था। मैं पूरे मजे से तलवार चला ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति हाँफता हुआ मेरे सामने आ पहुंचा। सू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सच में अच्छे दोस्त हो। उन सीनियर लड़कियों का डांस देखने नहीं गए और मेरे साथ रहने आ गए। वो मेरा रूममेट जियांग मिंग था। मुझे लगा शायद उसे डर था कि मेरी सौतेली माँ मुझे परेशान करेगी, इसलिए वो मेरा साथ देने आया है। लेकिन अगले ही पल वो दोनों घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ओल्ड सू, बुरी खबर है! ऑडिटोरियम में एक राक्षस घुस आया है। उसने छात्रों और शिक्षकों को खाना शुरू कर दिया है। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। हालांकि मेरे पास डीमन एक्सटर्मिनेशन सिस्टम था और मैं पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि यह दुनिया मेरे पिछले जन्म वाली पृथ्वी से अलग है। लेकिन 19 साल तक मुझे कभी कोई अजीब घटना नहीं मिली थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पहली बार ऐसी घटना सीधे मेरे सामने होगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं था। एक नज़र में ही मैंने उस राक्षस की पहचान कर ली। वही सायोंग बो था। वो ठीक उसी लुओ मास्क से बना राक्षस था जो मेरे घर के पुश्तैनी मंदिर से भाग निकला था। लक्ष्य मिल चुका था, इसलिए मैंने उससे किसी तरह की शिष्टता दिखाने का इरादा नहीं किया। सिर्फ एक छोटे ट्रक जितने आकार का 4 सींगों वाला जानवर ही तो है। पिछले जन्म में तुम मेरे घर की दीवार पर टंगे मुखौटों में गिने जाने लायक भी नहीं थे, और इस जन्म में मेरे सामने अकड़ रहे हो। आज तो तुम्हें हर हाल में खत्म करना ही होगा। मंच के नीचे छिपा वो लड़का मुझे हाथ में बड़ी तलवार लिए राक्षस की तरफ बढ़ते देख डर से कांप उठा। मैंने उसके चेहरे पर साफ देखा कि अब वो नहीं चाहता था कि मैं उसे बचाऊं। उसे लग रहा था कि मैं उसे बचाने नहीं, बल्कि उसके साथ मरने आया हूं। इसी बीच सायोंग बो अपना सिर झुकाकर लाश खाने में व्यस्त था। उसके ध्यान बांटने का फायदा उठाकर मैंने वर्षों की ट्रेनिंग से मिली ताकत के सहारे जमीन से जोरदार छलांग लगाई और अपनी ग्वान डाओ पूरी ताकत से उसकी पीठ पर दे मारी। शांग बो दर्द से भयानक गर्जना करने लगा। फिर उसने अपना पिछला पैर उठाकर पूरी ताकत से मेरी ओर लात मारी। मैं पहले से तैयार था। मैंने आखिरी क्षण में शरीर को एक तरफ मोड़कर उस जानलेवा वार से खुद को बचा लिया। मैंने अभी राहत की सांस ही ली थी कि स्विश! मेरे कानों के पास हवा चीरने की आवाज गूंजी। उसकी लोहे की चाबुक जैसी लंबी पूंछ सीधे मेरे चेहरे की ओर आ रही थी। घबराहट में मैं सिर्फ अपनी ग्वान डाओ आगे करके उसे रोक पाया, लेकिन उस एक ही वार ने पूरी ग्वान डाओ को चकनाचूर कर दिया। भयानक टक्कर की ताकत मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैं किसी तरह पीछे की ओर उछलकर उससे दूरी बनाने में सफल हुआ। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि गर्म खून की एक धारा मेरे माथे से बहकर मेरी दाईं आंख में उतर गई। मेरी नज़र धुंधली पड़ गई। अचानक शांग बो ने जोर से दहाड़ लगाई और मेरी तरफ देखने के बजाय मेरे पीछे घूरने लगा। मैंने पलट कर देखा। मंच के नीचे छिपा हुआ वो लड़का हमारे लड़ते समय मौका देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि शांग बो उसे देख लेगा। डर के मारे उसके पैर जैसे शीशे के हो गए थे। वो वहीं जड़ होकर कांपने लगा। भागो! खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरी आवाज़ उसके कानों में किसी वरदान की तरह पहुंची। मैं खून से लथपथ चेहरे और टूटी हुई तलवार का आधा हिस्सा हाथ में लिए फिर से उठ खड़ा हुआ और उस लड़के तथा सायोंग बो के बीच आकर खड़ा हो गया। सायोंग बो ने फिर एक भयानक दहाड़ लगाई। तभी वो लड़का होश में आया। उसने मेरी तरफ कृतज्ञता से देखा और घबराकर पूरी ताकत से बाहर की ओर भाग गया। अब पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ मैं और सायोंग बो ही बचे थे। हम दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। ऐसा लग रहा था कि मेरा अंत तय है और मैं भी जल्द ही सायोंग बो का भोजन बनने वाला हूँ। लेकिन तभी मैं मुस्कुरा दिया। इस जन्म में भी तुम्हारा चेहरा पिछले जन्म से ज्यादा बदसूरत हो गया है। मेरी चुनौती और ताने से सायोंग बो पूरी तरह क्रोधित हो उठा।
उसका विशाल शरीर किसी तेज रफ्तार ट्रक की तरह मेरी ओर झपटा। उसने अपना खूनी विशाल मुंह खोल दिया, मानो मुझे एक ही बार में निगल जाना चाहता हो। उसी क्षण मेरे दिमाग में लंबे समय से इंतजार किया हुआ स्वर गूंज उठा। होस्ट ने महान जागरण का अवसर प्राप्त कर लिया है। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो चुका है। मॉडल रिचुअल पूर्ण। अपने प्राणों की परवाह न करने वाले आपके संकल्प को युनचांग ने महसूस किया है। युनचांग ने आपकी पुकार का उत्तर दिया है। कृपया अपना लुओ मास्क धारण करें। आखिरकार तुम आ ही गए। धुंधले से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे एक विशाल और गरिमामय आकृति खड़ी हो। हालांकि मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि वो ऊंची और अडिग आकृति ग्वान युनचांग की ही थी। उसी समय मेरे चेहरे पर एक परिचित लाल लुओ मास्क प्रकट हुआ। मैंने ऊंची आवाज में वो वाक्य बोला जो मानो मेरी आत्मा पर अंकित था। मेरी नजर में तुम मिट्टी के मुर्गे और घास के कुत्ते से अधिक कुछ नहीं हो। उसी क्षण किंगलोंग येन्युए डाओ की एक दिव्य छवि मेरे हाथ में बची आधी टूटी हुई ग्वान डाओ के साथ एक हो गई। पूरे ऑडिटोरियम में गूंजती हुई ड्रैगन की गर्जना फैल गई। काला ड्रैगन आकाश में लहराने लगा। मेरे पीछे खड़ी ग्वान यनचांग की विशाल छवि पल भर में मेरे शरीर में समा गई। मैंने जमीन पर जोर से कदम रखा। अगले ही पल मेरा शरीर बिजली की गति से शांगबो के सामने पहुंच गया। उसकी लालटेन जैसी विशाल आंखों में मानो असली ग्वान युनचांग की छवि दिखाई दे रही थी। क्षण भर में उसकी आंखें भय से भर गईं। मैंने किंगलोंग यान्युए डाओ को नीचे से ऊपर की ओर पूरी ताकत से घुमाया। उसका वार शांगबो की इस्पात जैसी कठोर गर्दन पर बिना किसी रुकावट के निकल गया। ऐसा लगा मानो तलवार ने किसी चीज को छुआ ही न हो। हम दोनों एक दूसरे को पार कर चुके थे। मैंने तलवार वापस खींचकर शांत भाव से खड़ा हो गया। लुओ मास्क के नीचे मेरे चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल राक्षस सियांगबो का शरीर बीच से दो हिस्सों में बैठ गया। मैं मन ही मन चिल्ला उठा, कमाल है, ये तो सच में हो गया। उसी समय मेरे कानों में फिर से डीमन एक्सटर्मिनेशन सिस्टम की आवाज गूंज उठी। होस्ट ने ग्वानगोंग लुओ मास्क के साथ सफलतापूर्वक अनुनाद स्थापित कर लिया है। अब आप ग्वानगोंग की शक्ति का एक हिस्सा प्रयोग कर सकते हैं। लुओ मास्क धारण करने पर आप किंगलोंग यान्युए डाओ को बुला सकते हैं। बधाई हो, आपने दिव्य पशुओं में से एक शाओंगबो का वध कर दिया है। आपने शाओंगबो लुओ मास्क प्राप्त कर लिया है। मैंने अपने हाथ में मौजूद लुओ मास्क को देखते हुए धीरे से बुदबुदाया। तो सचमुच शाओंगबो फिर से लुओ मास्क में बदल सकता है। ये सोचते ही मेरे मन में एक नया विचार आया। अगर मैं उस समय उत्पात मचाने वाले सभी 12 पशु लुओ मास्क फिर से इकट्ठे कर लूं, तो क्या मैं अपने पिछले जन्म की दुनिया में वापस लौट सकता हूं? लेकिन मैं अभी इस खुशी को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाया था कि दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में हथियारों से लैस पुलिसकर्मी ऑडिटोरियम के अंदर घुस आए। मैंने बिना एक पल गंवाए अपने चेहरे से ग्वानगोंग लुओ मास्क उतार दिया। फिर ग्वानगोंग लुओ मास्क और शाओंगबो लुओ मास्क दोनों को सिस्टम स्पेस के अंदर रख दिया। तभी एक पुलिस अधिकारी जोर से चिल्लाया, मंच पर खड़े व्यक्ति, हिम्मत मत! अपने हाथ में पकड़ा हथियार नीचे रखो, दोनों हाथ ऊपर कर दो। उसके बाद मुझे शहर के पश्चिमी क्षेत्र के सुरक्षा विभाग की एक पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। यिन होंगयुए गंभीर चेहरे के साथ मेरे सामने बैठी थी। जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या तुम कभी किसी असामान्य जीव के संपर्क में आए हो? क्या तुम एक पोशियानजे हो? उसकी तेज नजरें लगातार मेरी आंखों में देख रही थीं, मानो मेरे चेहरे से कोई झूठ पकड़ लेना चाहती हूं। मैं बाहर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। उस महिला अधिकारी की बातों से मैं समझ चुका था कि सुरक्षा विभाग शाओंगबो जैसे जीवों के अस्तित्व के बारे में जानता है, और उसने अभी अभी पोशियानजे का भी जिक्र किया था। इसका मतलब था कि इस तरह के लोगों के लिए पहले से कोई व्यवस्था मौजूद है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उनका रवैया पोशियानजे के प्रति कैसा है। इसलिए मैं अपनी असली पहचान उजागर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेरी चुप्पी देखकर यिन होंगयू का धैर्य टूट गया। वो अचानक उठी और एक हाथ से मेरे कॉलर को पकड़ लिया। मैं लगभग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन फिर भी वो मुझे कुर्सी से सीधे हवा में उठा सकी। उसी समय पूछताछ कक्ष का दरवाजा खुला। 2 युवा अंदर आए, एक पुरुष और एक महिला। दोनों ने साधारण कपड़े पहन रखे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन पर से दबाव तुरंत गायब हो गया। जो यिन होंगयुए अभी कुछ क्षण पहले तक बेहद दबंग दिखाई दे रही थी, उसने तुरंत अपना सारा दबाव समेट लिया। यही छात्र है सुशीन। बाकी आप लोग बात कीजिए, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। इतना कहकर यिन होंगयुए बिना कुछ और बोले कमरे से बाहर चली गई। महिला ने मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। नमस्ते। गोपनीयता नियमों के अनुसार मैं आगे जो भी बताने वाली हूँ उसे आप किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बता सकते। ये कहते हुए हुआंग शाओलिन ने अपना परिचय दिया। मैंने सिर हिलाया, लेकिन भीतर ही भीतर तेजी से सोचता रहा। लगता था कि इस दुनिया में पोशियानजे लोगों के लिए पहले से एक पूरा तंत्र मौजूद है, और इतनी जल्दी मेरा पता लगा लेना इस बात का प्रमाण था कि उनके पास कोई विशेष संगठन अवश्य है। हुआंग शाओलिन ने अपने पास खड़े साइयांग की ओर इशारा किया। साइयांग ने गला साफ किया और बोलना शुरू किया। सबसे पहले
हम चाहते हैं कि तुम अपनी क्षमता दिखाओ। मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जन्म से ही मेरी आत्मा पर 12 लुओ मास्क की छाप मौजूद है। जब भी मैं उनमें से कोई एक मुखौटा पहनता हूं, किसी देवता को अपने शरीर में अवतरित कर सकता हूं। मेरी बात सुनते ही साई यांग का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। वो निराश होकर बोला, कोई हैरानी नहीं कि तुम अभी अभी पोशियान होने के बाद भी दैत्य का सामना कर पाए। न जाने क्यों उसकी आंखों में अचानक निराशा भर गई। उसका रवैया भी पहले जैसा उत्साहित नहीं रहा। पास खड़ी हुआंग शाओलिन ने यह देखा तो हल्की सी सांस भरी और मेरी ओर देखकर समझाने लगी, एक बार फिर औपचारिक परिचय देती हूं। मेरा नाम हुआंग शाओलिन है, ये सी यांग है। हम दोनों 5th स्पेशल पर्सनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। संक्षेप में इसे स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो कहा जाता है। हम दोनों एस क्लास इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तुम हमारे अधिकार क्षेत्र में बाहरी उत्तेजना के कारण पोशियान अवस्था में पहुंचे हो। ये प्राकृतिक रूप से पोशियान होने की श्रेणी में आता है, इसलिए संबंधित नियमों के अनुसार तुम्हारे लिए 2 तरह की प्रबंधन व्यवस्थाएं हैं। तुम उनमें से किसी एक को स्वयं चुन सकते हो। पहला विकल्प है स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में शामिल होकर एक प्रशिक्षु अन्वेषक बनना।